तेजपाल से पूछताछ से पहले गोवा पुलिस दर्ज करेगी पीड़ित का बयान। पीड़ित ने लगाया तेजपाल के परिवार पर दबाव डालने का आरोप। पुलिस ने मांगा आईपैड, लैपटॉप और हार्ड डिस्क। महिला जासूसी मामले में मोदी की बढ़ सकती हैं मुसीबतें। निलंबित आईएएस प्रदीप शर्मा ने की सीबीआई जांच की मांग। कहा, लड़की की जासूसी के लिए मोदी जिम्मेदार। चुनावी प्रचार में नेताओं ने झोंकी ताकत। दिल्ली के शास्त्री पार्क में सोनिया की चुनावी सभा। बांसवाड़ा और चित्तौड़ में मोदी मांगेंगे वोट। मायावती भी राजस्थान में दिखाएंगी ताकत। आम आदमी पार्टी का दावा, मीडिया सरकार के स्टिंग में हुई धोखाधड़ी छेड़छाड़। कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे खुलासा। मीडिया सरकार पर मुकदमा करने की तैयारियां। शारदा चिटफंड मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कुणाल घोष गिरफ्तार। पार्टी ने पहले ही कर रखा है सस्पेंड। ईरान का अमेरिका के साथ हुआ परमाणु करार। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर लगी रोक। भारत में तेल सप्लाई बढ़ने के आसार। और विशाखापट्टनम में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। सीरीज पर कब्जे का मौका। दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवेश के वशिष्ठ। आप सभी का बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन्होंने मीडिया सरकार के स्टिंग की रॉ फुटेज देख ली है और उनका दावा है कि सीडी के साथ छेड़छाड़ की गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो मीडिया सरकार पर केस दायर करेगी। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी का कहना था कि स्टिंग की फुटेज और इसके आधार पर लगाए गए बड़े बड़े आरोपों में कोई रिश्ता नहीं है। तो आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में होगी। स्टिंग ऑपरेशन पर आम आदमी पार्टी खुलासा करेगी और ये भी कहा गया है आम आदमी पार्टी की ओर से कि मीडिया सरकार, वो संस्था जिसने ये स्टिंग ऑपरेशन किया, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। तो मीडिया सरकार पर केस करेंगे, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। और ये भी आरोप है कि सीडी से छेड़छाड़ की गई है, तथ्यों को भ्रामक तरीके से दिखाया गया है और जो वास्तविकता थी उसे काट छांट कर इस स्टिंग में दिखाया गया। आम आदमी पार्टी थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और उसमें क्या खुलासा होगा ये तो कुछ देर बाद पता चलेगा। लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने ये रॉ फुटेज देखा है, पूरा स्टिंग देखा है और उसके बाद उनका कहना है कि इस स्टिंग ऑपरेशन को प्रसारित करते वक्त जो फुटेज दिखाया गया उसमें काट-छांट करके तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया। और हमारे साथ हमारी संवाददाता आरती पांडे फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आरती, कितनी देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और क्या हो सकता है खुलासा इसमें? देवेश, सुबह 11 बजे का वक्त दिया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, लेकिन करीब 1 घंटे से डिले किया गया। 12 बजे का वक्त दिया गया है, लेकिन 12 बज चुके हैं, अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हो चुकी है और अभी माना जा रहा है कि करीब आधे घंटे का वक्त और भी लग सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू होने में। यहाँ पर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि कुछ दिनों पहले जब आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो साफ उनका कहना था कि जो मीडिया सरकार ने स्टिंग ऑपरेशन किया है उसकी जो ओरिजिनल सीडी की कॉपी है वो उनको प्रोवाइड नहीं की गई है, जिसके जरिए वो इन तथ्यों को जांचने की कोशिश करते कि क्या वाकई जिस तरह की बातें इसमें दिखाई गई हैं क्या उनमें किसी तरह की छेड़खानी की गई है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग की ओरिजिनल कॉपी अब आम आदमी पार्टी को मिल गई है और आज मीडिया को यहाँ पर बुलाने की वजह भी यही बताई जा रही है कि शायद आज उनके पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसके जरिए वो ये आम आदमी तक जानकारी पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि जो भी स्टिंग ऑपरेशन किया गया था शायद कि वो फर्जी था और किन तथ्यों के आधार पर इसको फर्जी करार देंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार सुबह 11 बजे से यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है। मीडिया इंतजार कर रही है कि किस तरह की सफाई वो पेश करती हैं और अपनी सफाई के साथ किस तरह के तथ्य वो पेश करते हैं जिसके जरिए वो आम आदमी जो पहली बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली है, किस तरह से आम आदमी के सामने अपनी साफ सुथरी छवि को पेश करती है। दिनेश,
बिल्कुल। और इस स्टिंग के कर्ता धर्ता या मीडिया सरकार के संस्थापक अनुरंजन झा, क्या उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है? सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस तरह की जानकारी सुबह से ही मिल रही थी कि मीडिया सरकार के जो प्रमुख हैं अनुरंजन झा, वो भी अपनी तरफ से किसी तरह की सफाई पेश कर सकते हैं, लेकिन सुबह से अभी तक लगातार मीडिया से लगातार जो लोग हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश करें, लेकिन उनकी तरफ से ना तो किसी का फोन रिसीव किया जा रहा है, ना ही किसी मैसेजेस का रिप्लाई किया जा रहा है। और ये भी अभी तक अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपनी तरफ से कोई सफाई पेश करेंगे या किस तरह का उनका आगे का कदम होगा। इसके बारे में भी लगातार मीडिया के लोग उनकी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक किसी तरह की सफाई देखने को नहीं मिली है। दिवेश, आरती, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। आपसे दोबारा हम संपर्क करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू हो जाएगी तो। लेकिन आम आदमी पार्टी एक बड़ा खुलासा करने वाली है स्टिंग ऑपरेशन को लेकर, और दावा ये किया जा रहा है कि इस स्टिंग ऑपरेशन को प्रसारित करते वक्त जो कंटेंट दिखाया गया वो काट छाट कर दिखाया गया और इस तरीके से काटा छाटा गया कि उसके अर्थ बदल गए। अब आम आदमी पार्टी ये कुछ देर में खुलासा करेगी कि आखिर कहां कहां कंटेंट में बदलाव हुआ। आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि पूरा रॉ फुटेज उन लोगों ने देख लिया है और अब उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें खुलासा किया जाएगा। 11 बजे आम आदमी पार्टी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की थी, 12 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है, कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अभी ये कहा जा रहा है। तो स्टिंग ऑपरेशन पर सवाल उठ रहे हैं और अनुरंजन झा मीडिया सरकार के जो फाउंडर हैं और जिन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन किया, अब उन्हें जवाब देना होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में। तो मीडिया सरकार के स्टिंग ऑपरेशन पर यह बवाल हो रहा है। हालांकि सवाल ये भी है कि मीडिया सरकार की ओर से या अनुरंजन झा की ओर से जो रॉ फुटेज चुनाव आयोग को दिया गया वो आम आदमी पार्टी तक कैसे पहुंचा। और वहीं भारतीय जनता पार्टी इस मसले को लेकर आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साध रही है। आम आदमी पार्टी को कहां से मालूम 12 करोड़ दिए गए हैं? मालूम है तो प्रमाण दें। अब एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जा रहे हैं, तो कम से कम सामने तो आए और बताएं 12 करोड़ रुपए किसने दिए हैं। इसी प्रकार से हवा में जिस प्रकार से आजकल आरोप लग रहे हैं और उसको कवर किया जा रहा है, इस विषय पर हम उनसे जानना चाहेंगे कि कौन से हवा में आरोप लगा रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कीर्ति आजाद कह रहे थे कि हवा में बातें की जा रही हैं और बार बार आम आदमी पार्टी पर फंड राइजिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनावों में जाने से पहले ही बहुत से सवाल आम आदमी पार्टी पर खड़े हो गए हैं। फंड राइजिंग को लेकर वो सवाल हों या फिर अन्ना और आम आदमी पार्टी के बीच बढ़ते विवाद, अन्ना के सवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कालिख फेंका जाना या बहुत सी ऐसी बातें जिससे लगातार आम आदमी पार्टी विवादों में आ रही है। और उसके बाद ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ जिसमें दिखाया गया कि आम आदमी पार्टी के कुछ उम्मीदवार पैसे लेते दिखाए गए। हालांकि अब आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि जनता के सामने लाया जाए कि स्टिंग में छेड़छाड़ हुई। और अब बात गुजरात के जासूसी कांड की, जहां नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। गुजरात के सस्पेंड आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है जिसमें दावा किया गया है कि महिला की जासूसी के लिए नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार हैं। महिला जासूसी कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। ये अर्जी सस्पेंड आईएएस अफसर प्रदीप शर्मा ने दाखिल की है। अर्जी में साफ कहा गया है कि मोदी और लड़की के बीच में संबंध थे। इसमें यह भी दावा किया गया है कि मोदी को इस लड़की से 2004 में मिलवाया गया था। अब ये जो क्लिप निकले हैं इसके अंदर अमित शाह ऐसे बोला है कि जितना समय वंजारा जो फेक एनकाउंटर में डीआईजी जेल में है, जितना समय वो जेल में रहा है उतना समय इसने मुझे जेल में रखने की बात की है। इसका मतलब यह है कि मेरे अरेस्ट के 4-5 महीने पहले सरकार ने मन बना लिया था कि मुझे अरेस्ट करेंगे और जेल में रखेंगे। इसका मतलब यह है कि प्री मेडिटेटेड अरेस्ट था
और इसके अंदर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन दोनों की चाल है। और मैं ओपनली सुप्रीम कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट करूंगा और कहूंगा कि मेरा केस सीबीआई से इन्वेस्टिगेट करवाइए या किसी और एजेंसी से करवाइए। प्रदीप शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने ही स्टिंग ऑपरेशन की सीडी सौंपने की इजाजत दी थी। अदालत ने यह साफ कर दिया था कि प्रदीप शर्मा मोदी के खिलाफ जो भी दस्तावेज सौंपेंगे उस पर दिसंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई होगी। प्रदीप शर्मा ने अर्जी में मोदी के खिलाफ कई दस्तावेज सौंपते हुए अदालत से सीबीआई या विशेष जांच दल के जरिए जांच की मांग की है। वहीं इस सीडी पर चुप्पी साधे गुजरात सरकार भी अब एक आयोग बनाने वाली है। फिलहाल कोबरा पोस्ट और गुलेल की सीडी के जरिए प्रदीप शर्मा जहां ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि गुजरात सरकार उनके खिलाफ है, वहीं मोदी के बारे में खुलासा कर दुश्मनी का भी हिसाब बराबर करने की कोशिश होगी। अखिलेश राय, लाइव इंडिया, दिल्ली। और जासूसी कांड में कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया हुआ है। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी का आरोप है कि जासूसी कांड में मोदी कुछ क्यों नहीं कह रहे। एक कोई साहेब हैं जो बहुत ही खुफिया तौर से सारे प्रदेश तंत्र का दुरुपयोग करते हुए एक महिला के ऊपर सर्वेलेंस करवा रहे थे, तो फिर उनको वो बात चुप जाती। और मुझे तो एक बात ये नहीं समझ आती कि आप हर रोज पिछले 1 महीने से हर मुद्दे के ऊपर बखान कर रहे हैं कि नए चिंगारे महानुभाव की तरफ से ये स्पष्टीकरण क्यों नहीं आता कि गुजरात का जो जासूसी कांड है उसका सच क्या है। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप शर्मा के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी के मुताबिक प्रदीप शर्मा की आड़ में कांग्रेस गंदी राजनीति कर रही है। जिस अफसर का आप नाम ले रहे हैं, मुझे तो ये पता लगा कि इनको टर्मिनेट या सस्पेंड कर दिया गया था। ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर खुद आरोप लगा हो, और ये तो पूरी कांग्रेस की डर्टी ट्रिक्स जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से उन्होंने सब कुछ कोशिश कर ली है नरेंद्र मोदी पर। अब ये दूसरी चीज लेकर आए हैं, इसके बाद फिर कोई न कोई नई चीज ढूंढेंगे। भ्रष्टाचार, महंगाई, सीमा पर सुरक्षा, नक्सलवाद, आतंकवाद, इसके ऊपर बात न कर मनगढ़ंत चीजें बना रहे हैं। इन अफसरों से बात करवा रहे हैं, बोल रहे हैं और बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहां एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पुदीना देगा, नाच गाना देना देगा, कितने चमेले देगी, कितना कमीना देगा, सामने से डर हो के झूठ किया तो सारे ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तहलका के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल के मामले में गोवा पुलिस सबसे पहले पीड़ित लड़की का बयान दर्ज करेगी और उसके बाद ही वो तरुण तेजपाल से इस मामले में आगे की पूछताछ करेगी। फिलहाल गोवा पुलिस ने तहलका के ऑफिस पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस की एक टीम भी यहां मौजूद थी। पुलिस ने तहलका के ऑफिस से कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। दिल्ली के गोवा सदन में पुलिस ने तहलका के 3 कर्मचारियों से पूछताछ की।
ये तीनों कर्मचारी वो हैं जो पीड़िता के सहकर्मी हैं। पीड़िता ने इन तीनों को यौन उत्पीड़न की जानकारी दी थी। इनमें एक संपादक, एक संवाददाता और एक फोटोग्राफर शामिल है। तहलका के 3 कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। तीनों पीड़िता के सहकर्मी हैं, साथ काम करते थे और इन तीनों को ही सबसे पहले पीड़िता ने इस मामले की जानकारी दी थी। गोवा पुलिस पूछताछ कर रही है और सबसे पहले पीड़िता का बयान दर्ज करेगी। गोवा पुलिस तहलका के मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी से उसने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की और शोमा का बयान लिया। तहलका ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि शोमा ने गोवा पुलिस ने शोमा से कल शाम 4:30 बजे से लेकर रात 2 बजे तक पूछताछ की। शोमा ने पुलिस को पूरा सहयोग दिया। तहलका ने कहा कि गोवा पुलिस ने शोमा का लैपटॉप और आईपैड जब्त नहीं किया है। पुलिस ने तेजपाल का और शोमा का कंप्यूटर, शोमा का लैपटॉप और आईपैड जब्त कर लिया है। साथ ही पुलिस ने जिस कंप्यूटर पर पीड़ित लड़की काम करती थी उसको भी जब्त कर लिया है। हालांकि पीड़ित तहलका के मुंबई ऑफिस में काम करती थी, लेकिन कभी कभी वो दिल्ली ऑफिस भी आती थी। गोवा पुलिस ने तहलका के मेल सर्वर की हार्ड डिस्क को भी जब्त कर लिया है। और इस बीच खबर ये आ रही है कि पीड़ित लड़की ने अपने परिवार पर तेजपाल के लोगों के जरिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक तेजपाल के लोग कल उसकी मां के घर गए और इस मामले में लड़की की इच्छा जाननी चाहिए। उसके साथ ही पीड़ित ने यह खुलासा किया है कि तेजपाल के लोग पीड़ित के वकील का नाम भी जानना चाह रहे थे। पीड़ित के ये आरोप बेहद गंभीर हैं क्योंकि कल तक तेजपाल अपना गुनाह कबूल कर रहे थे, लेकिन मामला दर्ज होते ही उन पर और उनके लोगों पर मामले को रफा दफा करने की कोशिश किए जाने के आरोप लग रहे हैं। और इधर दिल्ली से तहलका के दफ्तर से ये खबर आ रही है कि दफ्तर से तेजपाल के ईमेल, युवती और तेजपाल के फोन रिकॉर्ड और वो शिकायती ईमेल भी लिए गए हैं जो पीड़ित लड़की ने मैनेजमेंट को भेजी थी। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो तहलका के कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाएगी। इससे पहले गोवा पुलिस ने कहा कि जिस होटल की लिफ्ट में पत्रकार युवती के यौन शोषण की घटना हुई थी उस लिफ्ट में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, लेकिन लिफ्ट में जाने और निकलने की कुछ फुटेज गोवा पुलिस के हाथ लगी है जो लॉबी में मौजूद सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। और उधर तहलका ने भी ट्विटर पर यह बयान जारी करके कहा कि उसने इस केस से संबंधित सभी दस्तावेज गोवा पुलिस को सौंप दिए हैं और वो लगातार गोवा पुलिस के संपर्क में है। उधर गोवा पुलिस की एक टीम मुंबई में भी है जो पीड़ित लड़की का बयान लेगी। साथ ही लड़की के उन दोस्तों का बयान भी दर्ज किया जाएगा जिनसे पीड़ित ने इस मामले में बात की थी। और शोमा से गोवा पुलिस ने 9 घंटे तक पूछताछ की। इस पूछताछ में पुलिस ने शोमा से तरुण को लेकर कई सवाल किए। आपको उन सवालों के बारे में बताते हैं। शोमा से पुलिस ने सवाल किए। सबसे पहला सवाल ये कि आपको सबसे पहले इस घटना की जानकारी कैसे मिली? क्या पीड़ित ने खुद बताया या मेल के जरिए मिली? महिला पत्रकार का मेल मिलने से पहले क्या आपको इस घटना की जानकारी थी, क्योंकि उस पीड़ित ने 3 और सहकर्मियों को बताया था? अगर जानकारी थी तो क्या कार्यवाही की गई? पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्या पीड़ित का पक्ष जानने की कोशिश की? तहलका की संपादक से ये सवाल पूछे गए हैं। आपने मेल मिलने के बाद तरुण से इस बारे में कब बातचीत की थी? ये सवाल भी पूछा। क्या तरुण माफी मांगने के लिए तैयार थे या आपके कहने पर उन्होंने माफी मांगी? क्या तरुण ने आप पर मामले को दबाने के लिए दबाव बनाया? ये सवाल पुलिस ने शोमा से किया। साथ ही ये भी कि आपकी और तरुण की इस मामले में कितनी दफा बातचीत हुई है? क्या तरुण के बारे में दफ्तर के किसी और कर्मचारी ने इससे पहले कभी कोई शिकायत दर्ज कराई? तरुण का व्यवहार सहकर्मियों के साथ कैसा था? सवाल ये भी किया गया है। क्या आपने तरुण के कहने पर इस लड़की को चुप कराने की कोशिश की कभी? और शोमा से पुलिस की पूछताछ की गई है और इसकी जानकारी तहलका ने ट्वीट करके दी। ट्वीट किया है तहलका की ओर से। खबर ये आ रही थी कि कुछ
लैपटॉप हार्ड डिस्क जो जब्त किए गए उसमें शोमा चौधरी का लैपटॉप जब्त नहीं हुआ है। ये तहलका की ओर से बयान जारी किया गया है। तहलका की ओर से बयान जारी करके कहा है कि गोवा पुलिस ने शोमा का लैपटॉप और आईपैड जब्त नहीं किया है। और हमारे संवाददाता रवि जल्होत्रा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। रवि, अब क्या हो रहा है इस वक्त इस केस में अपडेट? जी बिल्कुल देवेश, जो तीनों जो सहकर्मी हैं पीड़िता के, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। गोवा सदन में उनसे पूछताछ कर गया और पुलिस जो है तो ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर सीक्वेंस क्या था इस पूरी घटना का, क्योंकि इस जो पीड़िता है इसने सबसे पहले इन 3 लोगों को बताया था कि उसके साथ किस तरह से यौन शोषण करने की कोशिश की गई है तरुण तेजपाल की तरफ से। तो पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर सीक्वेंस क्या था और क्या इस जो पीड़िता है इसने क्या इन तीनों को बताया था, क्या समय क्या था और क्या क्या बातें बताई गई थी। और क्योंकि जिस तरह से देखा कि शनिवार को तकरीबन 9 घंटे सोमवार से पूछताछ की गई और ये जानने की कोशिश की गई कि पीड़िता ने जब मेल किया था तो उसने जो जानकारी दी थी उसके बाद कार्रवाई क्या की गई, क्यों नहीं पुलिस को बताया गया। तो पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि इस पूरे सीक्वेंस को जान सके और साथ ही पुलिस को इंतजार है कि जल्द ही जो पीड़िता है वो पुलिस में कंप्लेंट दे दे, क्योंकि अभी तक कंप्लेंट नहीं दी गई है। कि अगर कंप्लेंट दर्ज करवा देती है पीड़िता तो उसके बाद पुलिस जो है वो तरुण तेजपाल से भी पूछताछ कर सकती है और फिर अगर उन्हें लगता है तो फिर गिरफ्तारी भी कर सकती है। बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं कि अभी तक पीड़िता की ओर से कंप्लेंट नहीं की हुई है, ये भी दर्शकों को सुनाते हैं कि इसके बाद लड़की ने नए आरोप क्या लगाए हैं। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। पीड़ित लड़की पर तेजपाल परिवार की ओर से दबाव बनाया गया है। पीड़ित लड़की का बयान ये आया है कि 22 नवंबर को तेजपाल के साथी मेरे माँ बाप से मिलने दिल्ली आए और तेजपाल का साथ देने के लिए कहा। माँ से जानने की कोशिश की कि कानूनी मदद मेरी कौन कर रहा है। उन लोगों ने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर मैं क्या चाहती हूँ। इसका मतलब यही था कि क्या इस मामले को दबाने के लिए वो चाहती हैं। इस घटना से मेरा परिवार नैतिक दबाव में है और बुरे दौर से मैं गुजर रही हूँ। लगता है कि आने वाले वक्त में ये धमकी और प्रताड़ना की शुरुआत है। मेरी तेजपाल और उनके साथियों से गुजारिश है कि वो मुझसे संपर्क न करें। और गोवा महिला आयोग के अध्यक्ष विद्या सेठ का कहना है कि पुलिस को सबसे पहले तरुण तेजपाल को गिरफ्तार करना चाहिए। First, police should arrest him, bring him Goa, and take action against him. And afterwards, whatever they want to investigate, whatever proper, and after investigating properly, they should put him behind the bar. तो गोवा की महिला आयोग की ओर से मांग की गई है कि सबसे पहले गिरफ्तारी की जाए, गोवा लाया जाए तरुण तेजपाल को और वहीं इस पूरे मामले की जांच की जाए। रवि, आपका बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवान हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टीस्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। मुंबई के डोंगरी इलाके में 4 मंजिला इमारत की सीढ़ियां टूट गई। इस हादसे में एक लड़की घायल हो गई। इमारत में फंसे 64 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। श्रुति हसन के घर में जबरन घुसने की कोशिश करने के आरोप में अशोक जैन नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। श्रुति ने मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी एफआईआर। टेन सिटी में काम करता है आरोपी अशोक जैन। गन्ने के दाम को लेकर महाराष्ट्र के सांगली में किसानों ने आंदोलन को उग्र कर दिया। किसानों ने बसों पर पथराव किया। गन्ने ले जा रही 80 से ज्यादा बैलगाड़ियों के टायरों की हवा निकाल दी। कुछ जगहों पर आगजनी की घटनाएं भी हुई।
औरंगाबाद में कपास के दामों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर किसानों ने मांग की कि सरकार समर्थन मूल्य को बढ़ाए ताकि किसानों को घाटा न हो। राजौरी में 9 साल बाद एक आतंकी ने रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत वापस आकर दोबारा स्कूल में एडमिशन लेकर अपनी अधूरी पढ़ाई शुरू की। 16 साल की उम्र में स्कूल से वापस आ जाते समय मोहम्मद रैज को आतंकी अपने साथ सीमा पार ले गए थे। इलाहाबाद में नरेंद्र मोदी की लंबी आयु की कामना को लेकर महामृत्युंजय जप का जाप किया गया। आतंकवादियों से नरेंद्र मोदी की जान के खतरे की खबरों के बाद प्रयाग में ये जप किया गया। गया में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने नक्सलियों से निपटने के लिए मीटिंग की। इस मीटिंग में नक्सलियों के खिलाफ रणनीतियों पर चर्चा की गई। दिल्ली के थाना करावल नगर इलाके में मकान के अंदर कमरे में बंद बैग में महिला की लाश मिली। पुलिस ने कमरे का ताला तोड़कर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। चीन के एक पूर्वी शहर में क्षतिग्रस्त पाइपलाइन से तेल रिसाव की वजह से हुए 2 बड़े धमाकों में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। किंदाओ शहर में हुए इस धमाके के बाद 18,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि भारत के साथ कश्मीर सहित सभी मुद्दों पर बात होगी, लेकिन ये भारत में आम चुनावों के बाद होगा। इसके अलावा सीमा पर गोलीबारी पर उन्होंने कहा कि सीमा पर तनाव किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। नजर है सियासी दाव पेंच पर, का पोखा पहन लेते हैं। नजर है जनता से जुड़े सवालों पर। आम आदमी का खाना ही मुश्किल हो गया, महंगाई बढ़ गई है। हर 2 महीने के बाद 2 रुपए बढ़ रहे हैं। नजर है देश की तरक्की पर, नजर है हर इलाके हर शहर पर, नजर है पूरे इंडिया पर। लाइव इंडिया, नजर है हमारी हर खबर पर।